नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कार्टेल यानी कि ऑयल कार्टेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके से इन्हीं ऑयल कार्टेल्स वाली कंट्रीज ने ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग को कम करके उसके प्राइसेस को छूट अप कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। इवन जो हम कंज्यूम करते हैं फूड या हम जो एपरल पहनते हैं, उन सब पर इस ऑयल के प्राइसेस का इंपैक्ट पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। तो आज इस वीडियो के अंदर में हम इसी ऑयल के कार्टेल का समझने वाले हैं कि इनका पूरा सिस्टम कैसे होता है, कैसे ये ऑयल के प्राइसेस को सेट करते हैं और कैसे ये ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग को कम और ज़्यादा करते हैं अपने हिसाब से, और कैसे ये पूरी सिस्टम को और पूरी दुनिया को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं इन ऑयल के प्राइसेस के थ्रू। तो आज इस वीडियो के बाद आपको ऑयल का सिस्टम जो है, पूरा डिस्कवरी से लेकर के कैसे उसका प्राइस सेट होता है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर में समझ में आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DIY सब टीम की तरफ से, दैट हमने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर जो है एक फॉलो का बटन है, उस फॉलो के बटन को क्लिक कर लेना और उसके बाद बेल के आइकॉन को क्लिक कर लेना। आप DIY सब के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओगे और ये व्हाट्सएप चैनल पे आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स और वीडियोस के लिंक मिलेंगे और इवन प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आप नॉर्मल व्यूअर भी हो, सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हो, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं उसकी तुरंत लिंक इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी, इस पे जाकर के आप वीडियो बहुत आराम से देख सकते हो। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी ऑयल का नाम हमारे सामने आता है तो कुछ कुछ कंट्रीज आती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक। ये सारी कंट्रीज हमारे सामने आती हैं जो कि पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं। अब ये पर्शियन गल्फ की जो कंट्रीज हैं, बेसिकली ये और कुछ और कंट्रीज ने मिला करके अपना पूरा एक कार्टेल बनाया हुआ है, जिसको आप गैंग्स ऑफ ऑयल भी बोल सकते हो। और इन गैंग्स ऑफ ऑयल का जो बेसिकली सरदार खान है वो है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में ऑयल मैन्युफैक्चर करती है, जिसको आप सऊदी अरामको के नाम से जानते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑयल के रिजर्व्स की, तो दुनिया के 80% ऑयल रिजर्व्स इन ओपेक कंट्रीज के पास हैं। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ऑयल मैन्युफैक्चर ये कंट्रीज नहीं करती हैं, बल्कि सबसे ज्यादा ऑयल मैन्युफैक्चर यूएसए करती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे ऑयल रिजर्व्स हैं इन कंट्रीज के पास, तो फिर ये ज्यादा ऑयल मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते हैं? यूएसए क्यों ज्यादा ऑयल मैन्युफैक्चर करता है? तो इन्होंने जो बेसिकली ये कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ की और कुछ और कंट्रीज ने मिला करके, जो मेजर ऑयल, जहां पर मेजर ऑयल के रिजर्व्स हैं, उन कंट्रीज ने मिला करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसको वो कहती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, जिनको आप शॉर्ट में ओपेक कंट्रीज नाम से जानते हो, ये ओपेक जो है बेसिकली एक ग्रुप है उन कंट्रीज का, जहां पर बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पर। उन कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। और यही ओपेक जो है, ये ऑयल के प्राइसेस, ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग, कौन सी कंट्री कितना मैन्युफैक्चर करेगी ऑयल, किस ईयर में, किस हाफ में कितना मैन्युफैक्चर करेगी, और ऑयल का प्राइस प्रेजेंटली कितना है, कितना होगा आगे चल के, कितना गिरेगा आगे चल के, ये सारी चीजें ये ओपेक डिसाइड करता है। अब अगर आपको ये पूरा ऑयल कार्टेल के बारे में यानी कि ओपेक के बारे में समझना है, तो पहले हमें तो थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ी सी ऑयल की फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी और ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अब ऑयल की डिस्कवरी से पहले ऑयल का फॉर्मेशन समझना पड़ेगा, और ऑयल के फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त में पीछे जाकर के अर्थ के बारे में थोड़ा सा जानकारी जाननी होगी। देखो, हमारे अर्थ पे जितनी एनर्जी है उसका एक बेसिक सोर्स है सन। इसी सन की एनर्जी को आज हम हार्वेस्ट करके सोलर सेल्स के थ्रू यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो नेचर ने ऐसी कई सारी बैटरीज अर्थ में दफना रखी हैं, जिन्होंने सन की एनर्जी को हार्वेस्ट किया है और उससे कन्वर्ट कर दिया है केमिकल एनर्जी में। मैं बात कर रहा हूं फॉसिल फ्यूल्स की। अब जब भी ऑयल का नाम हमारे सामने आता है तो हमारे सामने मिडिल ईस्ट की पिक्चर आती है। अब मिडिल ईस्ट को लेकर के सबसे कॉमन साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि 100 मिलियन ईयर्स अगो मिडिल ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो समुद्र था और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहा करते थे। और उस टाइम पे इस हिस्से को 33 सी कहा जाता था। एल्गी, बैक्टीरिया, फिश बिलियंस की क्वांटिटी में इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे ओशियंस के सरफेस पर जमा होने लगे। और जैसे जैसे एक लेयर पर दूसरी लेयर चढ़ती गई, ये कंप्रेस होने लगे और फॉसिल फ्यूल्स का रूप ले लिया। अब जैसे ही टेक्टोनिक एक्टिविटी शुरू होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण क्या हुआ कि 33 सी जो है वो नीचे के साइड डिप्लीट कर गया और पूरे मिडिल ईस्ट वाले हिस्से को जो आप देखते हो आज, वो रेगिस्तान बच गया। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स वहां पर नीचे बहुत ज्यादा हमेशा से दफन थे और बाद में उन्हीं का एक्सप्लोरेशन करके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आज इतनी अमीर बन गई। अब अगर हम ऑयल की डिस्कवरी की बात करें, तो ऑयल की डिस्कवरी कही जाती है कि 3000 साल पहले हुई थी। चाइनीज सिविलाइजेशन के टेक्स्ट में ऑयल का यूज पाया जाता है, लेकिन उस समय के लोगों को ऑयल का असली यूज नहीं पता था और कहते हैं कि वो ऑयल को फायर जलाने के लिए और फूड बनाने के लिए, इन सारी चीजों में ऑयल का यूज किया करते थे। वेल ऑयल का भी बहुत ज्यादा यूज के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो है ऑयल का यूज पहली बार, या ऑयल की डिस्कवरी आप कह लो, पहली बार 1859 में हुई थी। पेंसिल्वेनिया यूएसए के अंदर में एक ऑयल वेल पाया जाता है और फिर कंपनीज ने उस ऑयल वेल से ऑयल का एक्सप्लोरेशन शुरू किया। अब जब ये ऑयल निकला तो बेसिकली ये क्रूड ऑयल और नेचुरल ऑयल के फॉर्म में निकला, और जब इनको यूज किया जाने लगा तो फिर पता लगा कि जो पहले जो एनर्जी सोर्स यूज किया जाता था वो कोल यूज किया जाता था, उसके मुकाबले में ऑयल बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि बहुत कम वेट में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ऑयल प्रोड्यूस करके दे रहा है। और इसीलिए फिर इस ऑयल को कोल से रिप्लेस किया गया और इसको यूज किया जाने लगा बड़ी बड़ी शिप्स, कंटेनर्स और इन सारी चीजों में। और इसी जब नेचुरल ऑयल को या क्रूड ऑयल को आप कह लो, जब बर्न किया जाता था तो जो इसका बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था
वो गैसोलीन था और फिर बाद में पेट्रोलियम बना। और जब पेट्रोलियम का यूज़ किया गया तो पता लगा कि यही पेट्रोलियम जो है, वो आज हमारी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में एक पूरा रिवॉल्यूशन लेकर के आ गया। और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, वो इसी पेट्रोलियम और डीज़ल इसके फॉर्म्स पर डिपेंड करती है आज लार्जली। अब जो ये हमने बात करी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की और ये सब की, तो ये पूरा टाइम जो है आप याद रखना, ये 1859 में ऑयल का एक्सप्लोरेशन हुआ था, तो ये 1900 तक का टाइम है। और 1900s के टाइम पर आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और कई सारे कॉन्टिनेंट्स पे इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था, जैसे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया और उनकी कंट्रीज़ पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। तो इसी 1900 के पीरियड के दौरान इन्होंने ईरान पर भी अपना कब्जा जमा लिया था और ईरान पर ब्रिटिश कंपनी को बहुत सारे ऑयल जो वेल्स थे वो मिल गए थे और उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उन ऑयल वेल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए तुरंत वहां पर उन्होंने कंपनी सेटअप कर दी। पहले इस कंपनी को ब्रिटिश पर्शियन ऑयल कंपनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी कि बीपी, जो बहुत बड़ी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आज भी, वो इस यहाँ पर सेटअप की गई और ईरान के बहुत सारे ऑयल वेल्स में एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया। ठीक उसी तरीके से सिर्फ ईरान के ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जो भी रीजन्स थे, जो कि पर्शियन गल्फ के रीजन है, इराक, सीरिया, ये सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज से भी ऑयल का एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया। और बेसिकली ये जो अलग-अलग कंपनीज आई पूरे इस मिडिल ईस्ट के अंदर में और ऑयल का एक्सप्लोरेशन करने लगी और ज़्यादा ऑयल वेल्स मिलने लगे और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होने लगा। उसके बाद इसमें मेजर 7 कंपनीज थी, जो कि इस पूरे ऑयल जितने भी एक्सप्लोरेशन पूरी दुनिया में ऑयल का हो रहा था, वो कर रही थी और वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश कंपनीज थी और अमेरिकन कंपनीज थी। ये सातों कंपनी मेजर ऑयल एक्सपोर्टर बन गई पूरी दुनिया के अंदर में पूरे 1900 के टाइम पर। और इन कंपनीज को सेवन सिस्टर्स कहा जाता था। जिस तरीके से इंडिया में सेवन सिस्टर्स हैं, उसी तरीके से ऑयल कार्टेल में ये सेवन सिस्टर्स थी और सबसे पहले इन्होंने अपना कार्टेल बनाया। इसमें आप देख रहे हो मेजर कंपनीज हैं, जो कि आज भी सबसे ज़्यादा ऑयल मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे एक्सॉन मोबिल, गल्फ, बीपी, शेवरॉन। ये सारी कंपनीज उस समय की सबसे बड़ी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बन गई। और इनके पास एक एडवांटेज था। देखो, मिडिल ईस्ट के जो लोग थे ना, उनके पास ऑयल वेल्स तो थे, लेकिन उनको ऑयल का एक्सप्लोरेशन, उसका प्यूरिफिकेशन, उसके बाय प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। तो इनके पास अर्ली मूवर एडवांटेज था, क्योंकि सबसे पहली जो ऑयल वेल मिला था, वो अमेरिका के अंदर में मिला था और वहाँ पर जब कंपनी ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया, तो उन्होंने धीरे-धीरे करके एक पूरा प्रोसेस डेवलप कर लिया और फिर वो चीज़ें जो साइंटिफिक स्टडी थी, वो आगे बढ़ी और ब्रिटिशर्स के पास आई। ब्रिटिशर्स ने भी फिर अपनी कंपनी सेटअप कर ली और जैसे ही मिडिल ईस्ट के रीजन्स में उनको ऑयल मिलना शुरू हुआ, ये सारी कंपनीज़ ने वहाँ पर अपना पूरा कब्ज़ा कर लिया और धीरे-धीरे ये पूरी दुनिया के ऑयल पर इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया और अपने हिसाब से ये ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने लगी, ऑयल को मैनिपुलेट करने लगी, कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है उसको मैनिपुलेट करने लगी। अब ये सारी चीज़ों को देख करके, उन कंपनीज़ की मोनोपोली को देख करके ईरान काफ़ी परेशान हो जाता है, वहाँ के लीडर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनको समझ आता है वहाँ के लीडर को कि ये जो कंपनीज़ हैं, ये यहाँ का पैसा तो बाहर ले जा रही हैं और जो प्रॉफिट होना चाहिए ईरान को, वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और इस वजह से ईरान ने कहा कि अब हम पेट्रोलियम और इन गे जो ऑयल निकल रहा है हमारे यहाँ से, उसका नेशनलाइज़ेशन करेंगे, यानी कि नेशनलाइज़ेशन ऑफ ऑयल वेल्स करेंगे। इसके बाद ये कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और इन्होंने क्या किया कि ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन है, उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया और उसके अलावा जो ये पूरा वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो वैक्यूम को फिल किया वेनेजुला से। वेनेजुला से ऑयल को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी और ईरान से कम कर दी। इससे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और वेनेजुला को फ़ायदा होने लगा। अब वेनेजुला भी इनसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, इस पूरी कंपनीज़ के ऑयल कार्टेल से। वेनेजुला भी सेम परेशान था इन ऑयल कंपनीज़ से, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनीज़ थी, ये बेसिकली पूरे साल ऑयल एक्सप्लोर करती रहती थी और इतना ज़्यादा ऑयल एक्सप्लोर करती थी, उसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी होते थे और जो ड्यू प्रॉफिट इन लोगों को मिलना चाहिए था, वो ड्यू प्रॉफिट कभी नहीं मिलता था इन लोग को। अब इसी के बाद पहली बार ईरान, वेनेजुला ने मिल करके, इनका मेजर रोल था, ये मिल करके इन्होंने कहा कि हमें जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर बहुत बड़े ऑयल के रिज़र्व्स हैं, उन सारी कंट्रीज़ को मिल करके अपना एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाना चाहिए, ताकि वो ऑर्गनाइज़ेशन के थ्रू हम अपना बेसिकली ये जो इन सेवन सिस्टर्स का जो कार्टेल है, इसको चैलेंज दे पाएँ या इसकी बराबरी कर पाएँ। अब इसी के बाद ओपेक का जन्म हुआ। ओपेक को सबसे पहले इसी ईरान और वेनेजुला ने फॉर्म किया था और उसके बाद इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया ने भी जॉइन कर लिया और इसका नाम पड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल पेट्रोलिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक। और यही ओपेक आज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि पूरी दुनिया चला रहा है एक तरीके से। लेकिन ये जो ओपेक था, इसको कुछ साल लगे पिकअप करने में और मार्केट पकड़ने में। लेकिन ओपेक को अपनी असली शक्ति का रियलाइज़ेशन तब हुआ जब 1973 में एक बहुत बड़ा घटना होती है, जब इज़राइल जो है वो युद्ध में चला जाता है। और आपको पता है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इज़राइल को सपोर्ट करती हैं, इंक्लूडिंग यूएसए एंड ब्रिटिशर्स। बट जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी, यानी कि जो पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ थी, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे कुवैत, इराक, ये सारी कंट्रीज़, ईरान वगैरह, वो सपोर्ट नहीं करती थी इज़राइल को, ना उसको रिकॉग्नाइज़ करती थी, बल्कि वो पैलेस्टीन के साथ जाती थी। तो इन कंट्रीज़ को तब अपनी ताकत का अंदाज़ा हुआ, जब इन्होंने ओपेक के थ्रू, उस समय जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इज़राइल का, इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑयल एम्बार्गो लगाया और उसको आज की डेट में 1973 ऑयल एम्बार्गो कहा जाता है। 1973 के इस ऑयल एम्बार्गो से उन्होंने क्या किया कि पूरे दुनिया में
ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर दिया, क्योंकि मेजर जो ऑयल रिजर्व्स थे वो इन्हीं कंट्रीज के हाथ में थे, ओपेक कंट्रीज के हाथ में थे। तो अपने-अपने यहाँ पे जो ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसको बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए। और ये उसी समय 1973 की एक फोटो है, जहाँ पर ऐसे-ऐसे पेट्रोल स्टेशंस और गैस स्टेशंस जो थे इन बड़ी-बड़ी यूरोपियन कंट्रीज में, वो सब बंद हो गए। और ये बड़ी यूरोपियन कंट्रीज अपनी जो इनकी धमकियाँ थी वो इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन के दम पर चलती थी। इनकी सारी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गईं और उसके बाद इनको समझ में आया कि ओपेक की असली ताकत क्या है, और फिर ये कंट्रीज ने ओपेक कंट्रीज के सामने घुटना टेक दिया। और यहीं से जो सेवन सिस्टर्स, जो पूरा जो सेवन सिस्टर्स कंपनीज थी, जिनका कभी बोलाबाला चलता था पूरे ऑयल के मार्केट में, वो खत्म हो गया और ओपेक कंट्रीज का बोलाबाला शुरू हो गया। और ओपेक कंट्रीज ने अपना पूरे ऑयल के मार्केट पर दबदबा बना लिया, ऐसे 1973 ऑयल एम्बार्गो के बाद। अब इसके बाद क्या होता है कि ये ओपेक कंट्रीज, जब इनको पता चलता है अपनी ताकत के बारे में, तो और भी जो कंट्रीज में छोटे-छोटे ऑयल रिजर्व्स थे, वो भी आकर के ओपेक से जॉइन होती हैं और टोटल 13 कंट्रीज जो हैं, वो आज की डेट में ओपेक के मेंबर हैं। और यही ओपेक दुनिया की आज में 30% जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑयल की। लेकिन इस ओपेक के पास दुनिया के 80% ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं इन सारी कंट्रीज के पास। और यही ओपेक आगे चल के और एक्सटेंड होता है, जहाँ पर ये ओपेक प्लस बन जाता है। और ओपेक प्लस के जो 2 मेजर कंट्रीज हैं, वो रशिया है और सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया और रशिया ओपेक प्लस को पूरा चलाते हैं और इसी ओपेक प्लस ने यूएसए को इस बार मात दे दी यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में, जब यूएसए ने इसी ओपेक प्लस की कंट्री से रिक्वेस्ट करा कि आप जो है ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दो ताकि प्राइसेस जो है वो चेक में रहें। लेकिन इन कंट्रीज ने मिल करके क्या किया कि ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग को और कम कर दिया, जिससे प्राइस पूरा ऊपर तक शूट अप हो गया और रशिया को हेल्प कर दी। और प्राइस जैसे ही शूट अप हुआ, यूएसए की हालत खराब हो गई और उसको अपने जो टेक्सास वाले रिजर्व्स हैं, वहां से ऑयल निकाल करके वो जो पूरा वैक्यूम क्रिएट हुआ था रशिया के ऑयल हटने से, उसको भरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं और बहुत बुरे हाल में यूएसए अभी आ रहा है। वहाँ के लोग में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के। तो ये ओपेक प्लस की ताकत जो थी वो बन गई और धीरे-धीरे इन्होंने अपना एक ऑयल कार्टेल बना लिया। जब अपने हिसाब से ये पूरे दुनिया के ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट करने लगे, ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग को भी मैनिपुलेट करने लगे कि इस कंट्री में इतनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए इस साल में, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस ऑयल का प्राइस इस ईयर में इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट का वक़्त आता है तो जिस कंट्री को इनको सपोर्ट करना होता है, उस कंट्री के साइड जाकर के जो उस कंट्री के फ़ायदे में है, जैसे अगर ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग कम करनी है और तब उस कंट्री को फ़ायदा होगा, तो वो काम करते हैं। अगर ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ानी है तब उस कंट्री को फ़ायदा होगा, तो वो ओपेक प्लस कंट्रीज़ करती हैं। और इसीलिए बड़ी-बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ भी इस ओपेक प्लस के सामने हमेशा घुटने टेक देती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कार्टेल का जो सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा। किस तरीके से ये वर्क करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको पूरी ऑयल की जो हिस्ट्री है वो भी समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।